मैं आत्मजीत सिंह साहब एक टिप्पणी आपसे, ये जरा ब्रिक्स का मामला भी, क्योंकि मैं इसलिए ब्रिक्स को ला रहा हूं कि ऐसा कहा जा रहा है कि जो ब्रिक्स की सबसे कमजोर कड़ी है, जिसपे ट्रंप बिल्कुल ठीक से हावी होना चाहेंगे, वो भारत है। क्योंकि ब्राजील, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, भारत को लोग सबसे कमजोर कड़ी ब्रिक्स की मान रहे हैं। और मुझे एक चीज और, मतलब मैं ये सतीश भाई से बाद में पूछूंगा कि ये जो सार्क है उसको छोड़ के हम एससीओ में ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हम ब्रिक्स को की जगह हमें लगता है कि नहीं नहीं, G7 में हमें बुलाया जाना ज्यादा जरूरी है। आप, क्योंकि ब्रिक्स की अहमियत है, तो मोदी जी को एक मौका, आपको मैं जो फिर से मैं इस बात को रिपीट कर दूं, मोदी जी के लिए तो ये एक अवसर भी है ना कि अपनी बात पूरी दम से कहें और पाकिस्तान को निकाल बाहर करवाएं। उस जो वाइस चेयरमैनशिप मिली है उस पर रिकंसिडर क्यों नहीं हो सकता है? कहें जाके कि एक टेररिस्ट स्टेट, एक रोग स्टेट को आप क्या बना रहे हैं। इस तरह की कोई बात होने की संभावना, और आपकी जनरल टिप्पणी ये सुनने के बाद। जी नमस्कार आनंदवर्धन जी, और सभी दर्शकों को ईद उल अदा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सबकी बात सुन रहा था, इसमें दो चीजें हैं। आपने G7 और ब्रिक्स का जो कंट्रास्ट किया, उसमें दो चीजें हमको जाननी पड़ेंगी कि इकोनॉमिक पॉलिसी और ग्लोबल गवर्नेंस में G7 और ब्रिक्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं भारत की इकोनॉमी के लिए, वो बिल्कुल अलग और बिल्कुल जुदा हैं। ब्रिक्स में हम कमोडिटीज, क्योंकि हमारा सोयाबीन का 40% प्रोडक्शन है, तो हमें तेल की भी रिक्वायरमेंट होती है। क्रूड हमें रशिया देता है, चाइनीज से हमारा $120 बिलियन का इंपोर्ट है। तो कमोडिटीज को लें, वैल्यू एडिशन को लें, तो चाइना और रशिया हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ईरान से भी हमारा तेल आता है, पहले इराक से भी आता था। और चाबार पोर्ट, श्रीलंका पोर्ट, और जिस तरीके के काम हम कर रहे हैं उसमें ग्लोबल साउथ का लीडरशिप लेना भारत के लिए बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम G7 की बात करें तो G7 का जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसकी जो आपने कॉम्पोजिशन दी, जिसमें यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, कनाडा प्लस द ईयू है इसमें। अगर उनको एज अ कोहेसिव यूनिट देखें तो 44% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन द मार्केट एक्सचेंज टर्म्स। पर अगर पीपीपी में लें, परचेजिंग पावर पैरिटी, क्योंकि एशियन रीजन में ज्यादा बेटर होती है डॉलर वैल्यू की, तो मात्र 29% परचेजिंग पावर उनकी है। और डेट टू जीडीपी रेशियो देखें तो 125% डेट टू जीडीपी रेशियो है G7 कंट्रीज का। तो इसका मतलब है कि G7 कंट्रीज को अपनी एआई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में रेडी मार्केट्स चाहिए जहां पे वो उसको कैश आउट कर सके। ब्रिक्स की स्ट्रेंथ क्या है? रशिया 140 करोड़, भारत 140 करोड़, चाइना 140 करोड़, अफ्रीका 140 करोड़। रशिया की पॉपुलेशन शायद कम होगी, तो करीब 500 करोड़ लोगों का जो ग्रुप बन जाता है ब्रिक्स का, उसको इनकैश करने के लिए G7 को भी बीच में कुछ मीडिएटर्स चाहिए। तो भारत जो है, मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी का यह नजर आ रहा है कि वो बीच में एक मीडिएटर का रोल अदा करना चाहते हैं कि G7 से अपनी वो बना के रखें, और जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स और एक्सेस हैं, उसको वो निर्धारित करें ग्लोबल साउथ की लीडरशिप में। हालांकि उनके पास ग्लोबल साउथ की कोई लीडरशिप नहीं है। मीनू जैन जी ने ठीक कहा कि रशिया से आप क्रूड तो ले रहे हैं, पर रशिया स्टील की फैक्ट्री और का बिजली के कारखाने पाकिस्तान में भी लगा रहा है। चाइना से आपसे $120 बिलियन का इंपोर्ट तो ले रहे हैं, पर चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर्स भी प्रोटेक्ट कर रहा है, अपना J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट भी उनको दे रहा है, उनकी पूरी जो आपकी एयर डिफेंस सिस्टम है उसको वित्त पोषित कर रहा है। तो एक तरीके से आप क्लाइमेट चेंज, ग्रीन एनर्जी, एआई गवर्नेंस, इसमें तो अदानी और अंबानी आपके दो फेवरेट कॉर्पोरेट्स हैं। उनको उनको G7 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब तक टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, जब तक एआई गवर्नेंस नहीं आएगी, तब तक यहाँ पे लॉजिस्टिक पार्क जो बन गए हैं ब्लैक रॉक के और ब्लैकस्टोन के, उनको कैसे फायदा होगा? ब्लैक रॉक का निवेश अगर भारत में हो रहा है लॉजिस्टिक्स में, एआई में और डेटा जनरेशन में, तो उस डेटा जनरेशन का फायदा तब है जब आप उनको प्रोडक्ट्स बेच सके जो G7 कंट्रीज बेचना चाहते हैं। तो एक तरफ से आप उनकी डेट को कम करने के लिए उनके हिस्सेदार बन रहे हैं, और इसीलिए आपको वहां बुलाया जा रहा है। कोई मोदी जी का प्रेम नहीं है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ या G7 कंट्रीज के साथ। वो ये देख रहे हैं कि 140 करोड़ की आबादी को किस तरीके से हम कैश आउट कर सकें टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। और उसके बाद अगर हम बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स की, तो भारत यूके और यूरोपियन यूनियन के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट कर रहा है। तो G7 में जाना, उस बात की इंडोर्समेंट हो सकती है कि यूके पे प्रभाव डाला जाए कि हम G7 में आए हैं, देखिए आपसे, आपके साथ एफटीए की बात चल रही है, आप उसको तुरंत साइन कीजिए। तो एक तरीके से हो सकता है कि वहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का जो है फाइनल अनाउंसमेंट भी हो जाए। मोदी जी को ये लगे कि मुझे बताना पड़ेगा, अब तो 8,000 करोड़ के विमान में मैं जा रहा हूं, तो मैंने पब्लिक का जो पैसा खर्च किया उसके एवज में मैं क्या लेके आया हूं। तो एक प्रेशर तो मोदी जी पे ये भी है।
G7 की हमेशा से वेस्टर्न सेंट्रिक अप्रोच रही है, लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन रही है, 30% ऑफ ग्लोबल जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स। उसके एवज में अगर आप ब्रिक्स को देखें तो ब्रिक्स की जो जीडीपी इन पीपीपी टर्म्स है वो 40% से ज्यादा है, ग्लोबल जीडीपी की बात कर रहा हूं। तो एक तरीके से ब्रिक्स कंट्री में रहकर G7 कंट्रीज के साथ किस तरीके के वो टाइप्स कर सकते हैं ये भी देखना पड़ेगा। और ब्रिक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क में जो कंपोजिशन आपने बताई वो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और अब नए मेंबर्स भी बन गए हैं, जिसमें इजिप्ट भी है, इथियोपिया भी है, ईरान भी है, यूएई भी है, सऊदी अरेबिया भी है। जैसे कि मैंने बताया कि 36% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पीपीपी टर्म्स में और 45% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2024 के आंकड़े को लेके। अब फोकस क्या है, चैलेंजेस क्या है? वेस्टर्न डोमिनेटेड ग्लोबल गवर्नेंस है। अभी आपने देखा पाकिस्तान के साथ हमारी स्कर्मिश हुई, आईएमएफ ने $1.2 बिलियन का एक और क्रेडिट लाइन दे दी, वर्ल्ड बैंक ने पैसा दे दिया, एडीबी बैंक मोदी जी को मिलता है, 2 दिन बाद $800 बिलियन का लोन जो है वो उनका पास कर देता है। इस तरीके का जो मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर बन गया है, इसमें अगर आप ऑल्टरनेट फाइनेंशियल सिस्टम्स देखें तो चाइना ये भी कह रहा है कि नया डेवलपमेंट बैंक आएगा जो ब्रिक्स कंट्रीज को लोन देगा, एक पूल बनाया जाएगा जिसमें सारे कंट्रीज मिलकर पैसा डालेंगे और न्यू डेवलपमेंट बैंक के तहत जिस भी कंट्री को रिक्वायरमेंट होगी लोन की तो वो लोन दिया जाएगा। ब्रिक्स पे के तहत आप अपनी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं, 0.02% कॉस्ट पे आप स्विफ्ट की पेमेंट को बीट कर सकते हैं ब्रिक्स पे से, चाइना उसको कर रहा है। चाइना ने एग्रीकल्चरल एक्सचेंज में कॉमन करेंसी की भी बात की है, जो कि एक बड़ा कारगर हमारे लिए टूल बन सकता है, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट जो है वो जिस तरीके से होना चाहिए, आपको पता है किसानों की समस्या, 11 करोड़ किसान परिवार है उनको एमएसपी तक नहीं मिलती है। और अगर एक्सपोर्ट्स पे अगर ब्रिक्स एक्सचेंज में करेंसी एक्सचेंज में अगर आप ब्रिक्स एक्सचेंज में एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल क्षेत्र में 11 करोड़ परिवारों को एमएसपी भी मिल जाएगी, क्योंकि ग्लोबल प्राइसेस जो फूड के हैं वो तो हमारे जो एमएसपी मिलती है उससे ज्यादा है। तो एग्रीकल्चर और कमोडिटीज में भी फायदा हो सकता है। और साउथ कोऑपरेशन कमोडिटी ट्रेड में 43% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन जो है वो ब्रिक्स कंट्री की होती है, और इसमें लोकल करेंसी फाइनेंसिंग भी अगर आ जाएगी तो भारत की एक स्ट्रेंथ बन जाएगी कि ब्रिक्स जो है भारत की वॉइस को, भारत की स्ट्रेंथ को, भारत की पॉपुलेशन को, भारत की परचेजिंग पावर को एक तरीके से एम्पलीफाई कर सकता है। और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज जैसे मैंने बताया, ऑयल, लिथियम और जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं कनाडा से चाइना से और रशिया से जो आ सकते हैं, जहां से हमारी जो बैटरी की रिक्वायरमेंट है, हमारी ईवी मैग्नेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा किया जा सकता है। और न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है वो ऑल्टरनेट फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर सकता है, तो इसलिए आपको वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड नहीं होना है। तो ये जो इंट्रा ब्रिक्स टेंशंस हैं, पर्टिकुलरली इंडिया चाइना की पाकिस्तान को लेकर, ये होम ग्रोन है, ये हमारी ही क्रिएटेड है। भाई देखिए, आपके पहलगांव में टेररिस्ट अटैक होता है, 26 निर्दोष लोग मारे जाते हैं, आप बगैर डोजियर बनाए, बगैर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में साक्ष्य प्रस्तुत किए, आप रातों रात जो है पाकिस्तान मिलिट्री को बताकर अटैक कर देते हैं और उसके बाद आपको हासिल कुछ नहीं होता। तो एक तरीके से ये एक डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी फेलियर है, जिसकी वजह से इनका इनवाइट लेट हुआ। पर बाद में शायद क्योंकि माइक कर्नी जो है, आपने खुद ही बताया कि वो इकोनॉमिस्ट हैं, तो इस वजह से उन्होंने रियलाइज किया कि भाई ये आदमी मूर्खता तो कर रहा है पर लाइन पर आ जाएगा, उसको बुला लो। तो मुझे लगता है उनको एक चांस दिया गया है और इस चांस को उनको गंवाना नहीं चाहिए। जी